हाँ तुम भी अच्छे हो, ठीक है। देखिए करते हैं अपन स्टार्ट, है ना। तो लास्ट क्लास में अपन जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने संप्रेषण वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट। हाँ भाई आज ये भी आया है ना, छोटी आई है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए लास्ट क्लास में संप्रेषण का वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था अपन ने, सिर्फ थोड़ा बहुत बचा था उसमें लास्ट में। उसके बाद के बाद बाधाएं वाला था, ठीक है। यानी संप्रेषण कौशल में होने वाली बाधाओं के बारे में पढ़ेंगे आज अपन, संप्रेषण कौशल से संबंधित बाधाएं, ठीक है। और बच्चे कम, आज भी कमी दिख रही है मुझे। हाँ शादी ब्याह, अच्छा शादी ब्याह चल रहे हैं ना। हाँ तो देखो अगला अपना संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली बाधा है, ठीक है। संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली बाधा है। जो संप्रेषण जो कौशल होता है उसमें किस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न होती है, यानी संप्रेषण में रुकावट या अवरोध, जिसे अपन कहते हैं रुकावट या अवरोध। जैसे व्यक्ति का संप्रेषण होते समय किसी प्रकार का बाह्य कारक या आंतरिक कारक या किसी भी प्रकार का जो कारक हो, ठीक है, चाहे वो भाषा संबंधित हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो या व्यक्तिगत संबंधित कोई भी बाधा हो, तो वो सभी किसमें आती है, बाधाओं में, ठीक है। यानी संप्रेषण कौशल, संप्रेषण प्रक्रिया होते समय जो क्रियाएं रुकावट या अवरोध का काम करती है उन्हें बाधाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बाधाएं, ठीक है। तो संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली बाधाओं में अपन सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहला है नंबर 1 भाषा संबंधित बाधाएं, भाषा संबंधित बाधाएं। देखो भाषा से रिलेटेड यानी भाषा से संबंधित बाधाएं कौन कौन सी होती है। देखो भाषा प्रत्येक क्षेत्र में हमारे, देखो अपन तो अपने राजस्थान की बात करते हैं, अपने राजस्थान में प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। जयपुर में ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। अपने हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, हाँ हाड़ौती, जानते हो हाड़ौती सभी को आती होगी, आती ना, आओ अच्छा, हाँ वाह, बहुत अच्छा प्रकट करने का, बहुत अभिव्यक्त करने का बहुत अच्छा तरीका दिया इन्होंने, आओ अच्छा, बहुत बढ़िया। इससे लगता है कि हाँ आती है हमें ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो भाषा संबंधित बाधाएं क्या होती है कि जैसे संप्रेषण करता और संप्रेषण ग्रहण करता जो व्यक्ति होते हैं आपस में, जब उनके बीच में भाषा से रिलेटेड यदि भाषा संबंधित जो रुकावट होते है उसका कारण होगा कि जैसे जो व्यक्ति अपनी भाषा में, जैसे हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या फिर क्षेत्रीय भाषा के अनुसार यदि वो बात कर रहा है, संप्रेषण कर रहा है और सामने वाला संप्रेषी व्यक्ति उसको नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। जैसे बहुत सी जगह की भाषा या क्षेत्र की भाषा ऐसी होती है जिसे अपन समझ नहीं पाते, कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जिन्हें अपन समझ ही नहीं पाते, ठीक है। तो वो चीजें अपने अगर समझ में नहीं आ रही तो अपन क्या करेंगे, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, या फिर वो समझ में नहीं आएगी तो अपन किसी प्रकार से दूसरे से पूछेंगे, लेकिन हमें खुद को समझ में नहीं, इसलिए संप्रेषण में क्या उत्पन्न हो गई, बाधा, ठीक है। तो भाषा संबंधित बाधाएं जिनमें भाषा से रिलेटेड होती हैं, जैसे भाषा में भिन्नताएं होना, जैसे भाषा में विभिन्नता, देखो भाषा में विभिन्नता हो क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रीय रूप में, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा का प्रयोग, और वहां पर संप्रेषण से कम्युनिकेशन प्रक्रिया यदि उसी भाषा में नहीं हो, अलग अलग भाषा में होगी तो संप्रेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, ठीक है। अगला है अस्पष्ट भाषा हो, अस्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग, तो ये भी संप्रेषण में बाधा होती है, अस्पष्ट भाषा शैली, ठीक है। यदि संप्रेषण करता अस्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग करेगा, यानी उसकी भाषा शैली सही नहीं है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया भी रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 4-5 ही है, अपन वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लो, संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली बाधाएं। सबसे पहला भाषा संबंधित बाधाएं, ये वाला लिखो, वाला भाषा संबंधित बाधाएं।
देखो भाषा से संबंधित बात हम इसमें लिखना, क्षेत्र के अनुसार भाषा में भिन्नता, क्षेत्र के अनुसार भाषा में भिन्नता होने पर संप्रेषणकर्ता द्वारा संप्रेषित की जाने वाली विषय वस्तु कोष्ठक में लिख लो संदेश सूचना आदि विषय वस्तु उसी अर्थ व भाव के साथ समझ में नहीं आती है, अर्थात क्षेत्रीय विभिन्नता या भाषागत विभिन्नता संप्रेषण की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती हैं। भाषागत विभिन्नता संप्रेषण की प्रक्रिया में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करती है। वही बाधा होती है, अवरोध होना, रुकावट होना, वो बाधा होती है। एक लाइन और लिख लेना इसमें, इसी में एक लाइन और लिखना। यदि संप्रेषणकर्ता द्वारा अस्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग हो तो यदि संप्रेषणकर्ता द्वारा अस्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग हो तो संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा संप्रेषण प्रभावी नहीं हो पाता। ठीक है, देखो इधर आगे अगला दूसरा है, देखो पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक कारक, देखो पर्यावरण में, जैसे पर्यावरण में शोरगुलो, मान लो शोर हो रहा हो, तो उस कंडीशन में यदि वातावरण में यदि शोरगुल हो, यदि यहाँ अपन बहुत ज्यादा शोर कर दें, है ना, हाँ डीजे साउंड बजा दे, अपन पढ़ा रहे हो, तो शोरगुल की कंडीशन में वो पढ़ा होगी ना, संप्रेषण नहीं होगा। ठीक है, तो शोरगुल पर्यावरण का एक कारक होता है। जैसे कहीं पे कुछ शोरगुल हो रहा हो और अपन अपने संप्रेषण प्रक्रिया कर रहे हो, या एक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया चल रही हो और पास में शोरगुल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, सांस्कृतिक कारकों की बात करते हैं, संस्कृति से संबंधित, यानी कल्चर, जो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग कल्चर होता है, तो वहाँ पर उनके हिसाब से रीति रिवाज परंपराएं वो अपनाते हैं और उसी अकॉर्डिंग उसको किसमें घोल देते हैं, उसमें किसमें
संप्रेषण में, तो वो संप्रेषण भी बाधित हो जाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, ये भी लिखो, वातावरणीय व पर्यावरणीय कारक, वातावरणीय व पर्यावरणीय कारक वातावरणीय और पर्यावरणीय कारक तथा सांस्कृतिक कारक जैसे वातावरण में शोरगुल होना, जैसे वातावरण में शोरगुल होना, वातावरण में शोरगुल होना। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं में, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग संस्कृति होना। ठीक है, यानी वातावरणीय जो पर्यावरणीय कारक होता है, जैसे शोरगुल वगैरह आते हैं ना, हाँ, या फिर एक और लिख लो, चलो इसमें एक लाइन और लिख लो, एक और लिखवा दे दो। पर्यावरण में यदि सामाजिक परिवेश अनुकूल नहीं हो तो संप्रेषण अप्रभावी होता है, संप्रेषण अप्रभावी होता है। अगला तीसरा, भौगोलिक दूरी होना, भौगोलिक दूरी होना। अब डायरेक्ट लिखिए ना इस वर्ड को बस, ठीक है, डायरेक्ट भौगोलिक दूरी होना। ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया पॉइंट, चलो इसके आगे डेस करके थोड़ा ऐसे लिख लो, फिर अगले से डायरेक्ट लिख लेना। देखो, भौगोलिक दूरी जैसे संप्रेषण करता और संप्रेषण ग्रहण करता, संप्रेषण करता व्यक्ति और ग्रहण करता व्यक्ति, एक होता है संप्रेषण ग्रहण करता व्यक्ति। यदि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में भौगोलिक दूरी डिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे मैं किसी चीज को यहां बता रहा हूं, सुनने वाले को सुनने में नहीं आ रहा, वो बहुत दूर है, ठीक है, तो भौगोलिक दूरी ज्यादा होगी तो संप्रेषण नहीं होगा, वो अप्रभावी रहेगा, सामने वाला उस संदेश सूचना विचार को नहीं सुन पाएगा। या फिर किसी माध्यम का प्रयोग ही नहीं किया जा रहा, ठीक है, माध्यम का प्रयोग नहीं होगा तब भी संप्रेषण नहीं होगा। यानी कहने का मतलब भौगोलिक दूरी किसी भी रूप में हो सकती है। आजकल तो भौगोलिक दूरी वैसे भी नहीं होती, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर चीज को एक सेकंड में, ठीक है, सामने वाले तक पहुंचा दिया जाता है, चाहे वह विश्व में कहीं पर भी हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया के जरिए, नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए। तो लेकिन यदि आप ऑफलाइन संप्रेषण कर रहे हो, ऑफलाइन मतलब एक दूसरे के समक्ष, ठीक है, एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होकर यदि आप संप्रेषण कर रहे हो, तो वहां पर यदि भौगोलिक दूरी ज्यादा होगी, संप्रेषण करता अपने संदेश सूचना विचारों को वहां तक नहीं पहुंचा पाया, यानी संप्रेषण ग्रहण करता उस चीज को नहीं सुन पाया, तो वह संप्रेषण भी अप्रभावी होगा। ठीक है, लिख लो इसमें, लिखो, यदि संप्रेषण करता व संप्रेषी व्यक्तियों के बीच, यदि संप्रेषण करता व संप्रेषी व्यक्तियों के बीच अधिक भौगोलिक दूरी हो, अधिक भौगोलिक दूरी हो, अधिक भौगोलिक दूरी हो तथा किसी भी प्रकार के माध्यम का प्रयोग ना हो,
तथा किसी भी प्रकार के माध्यम का प्रयोग ना हो तो वह संप्रेषण भी निष्प्रभावी होता है या अप्रभावी होता है। तो वह संप्रेषण भी अप्रभावी होता है, यानी उसका कोई मोरल नहीं है। ठीक है, अगला है चौथा, वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें भी लिख लेना वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि अब देखो, यदि संप्रेषण करता एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को संप्रेषण करवा रहा है, ठीक है, यानी उनको संप्रेषित करता है कोई भी शिक्षण संप्रेषण सामग्री को, लेकिन यदि उन सभी व्यक्तियों के विचार अलग अलग हैं, वो अलग अलग विचारों के आधार पर उसकी प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, यानी सभी एक जैसा फीडबैक उसको नहीं दे रहे हैं, तो वैचारिक पृष्ठभूमि जब अलग अलग होगी, सभी के रेस्पॉन्स अनुक्रिया या प्रतिपुष्टि अलग अलग प्राप्त होगी। ठीक है, यानी अलग अलग प्रतिपुष्टि प्राप्त होने पर वहां पर वैचारिक पृष्ठभूमि मानी जाती है। और फिर जब संप्रेषण करता उस विषय वस्तु या संदेश सूचना को जब संप्रेषित करता है और वह सही रूप में उसी अर्थ के साथ नहीं पहुंच पाती, तो वह संप्रेषण भी अप्रभावी हो जाता है, यानी उसमें भी रुकावट या बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यह विचार न मिलना या विचारों में मतभेद होना, अलग अलग प्रकार के विचार होना। ठीक है, तो लिखो वैचारिक पृष्ठभूमि में लिखो, संप्रेषण करता व संप्रेषी व्यक्तियों के बीच सही रूप में विचारों का आदान प्रदान नहीं हो तथा अलग अलग वैचारिक मत हो, अलग अलग वैचारिक मत हो, तो वह भी संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला लिखो, एक लाइन लिख लो, डायरेक्टली लिख लेना। किसी संगठन या संस्था की भौगोलिक स्थिति में विशालता व व्यापकता होना, भौगोलिक स्थिति में व्यापकता, विशालता, बहुत बड़ा संगठन या क्षेत्र हो। ठीक है, विशालता व व्यापकता होना, देख लिया। किसी संगठन की भौगोलिक स्थिति में विशालता व व्यापकता होना, ठीक है, तथा संप्रेषणकर्ता व माध्यमों की कमी होना, तथा संप्रेषणकर्ता व माध्यमों की कमी होना, यह भी संप्रेषण में बाधा करेगा। ठीक है, अगला लिखो, यह भी बाधा उत्पन्न कर देगा। ठीक है, बाधा उत्पन्न करेगा। अगला लिखो, लास्ट, उपयुक्त जो काम आने वाले, उपयुक्त संसाधनों व माध्यमों की कमी होना, उपयुक्त संसाधनों व माध्यमों की क्या होना भाई,
कमी, उपयुक्त संसाधन नहीं हो या उनमें कमी हो, ठीक है। अब ये अपना कंप्लीट टॉपिक हो चुका है, ठीक है, पूरा कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। अब मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ इसमें से ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखना भाई। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट है। संप्रेषण में उत्पन्न होने बाधाएं कंप्लीट होगी और ये इसके साथ महत्व भी कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना, ठीक है ना। देखो कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक केंद्रित सामान्य केंद्रित या बाल केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षार्थी। हाँ भाई देखो कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? देखो ऑप्शंस को देखेंगे। कक्षा कक्ष जैसे ये कक्षा है, कक्षा कक्ष का संप्रेषण होना चाहिए। ये क्या है कि कक्षा। अब कक्षा कक्ष का संप्रेषण किसके अनुसार होना चाहिए? क्या? वेरी गुड। देखो सही आंसर एकदम बाल केंद्रित। कौन सा रहेगा? बाल, यानी शिक्षार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित आंसर सही रहेगा। ध्यान रखना ये आंसर किस किस को लग रहा था? आप तो बता दो किस किस को लग रहा था भाई। बोलने में तो उन्होंने बोला सबको लग रहा था। क्या लगना चाहिए? ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं वहां, है ना। समझना बात को। देखो इधर देखना, इसको अपन समझते हैं। कक्षा कक्ष जो एक कक्षा कक्ष होता है, जैसे ये एक कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे। तो शिक्षक केंद्रित में क्या होता है? जहां पर शिक्षक स्वयं अपने अनुसार पढ़ाए। अगर मान लो बालकों की इच्छा के अकॉर्डिंग या बालकों की मनस्थिति को भी देखा जाता है, हर चीज को, बालकों का लेवल भी देखा जाता है, ठीक है। तो बाल आजकल आरटी 2009 के बाद में ये तय हो चुका है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को ही लागू किया जाए। कौन सी शिक्षा प्रणाली? बाल केंद्रित, जहां पर बालकों के स्तर अनुकूल पाठ्यक्रम हो, ठीक है। स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षक ओनली सिर्फ मार्गदर्शक रहेगा। शिक्षक क्या रहेगा? सिर्फ मार्गदर्शक, यानी जो मार्गदर्शन का काम करेगा ओनली, ठीक है, मार्गदर्शक। भाई यही सब कुछ नहीं है भाई, ये जो पढ़ा देगा वही ये सही है कि बस यही पढ़ो। और देखो पाठ्य पुस्तक केंद्रित या विषय वस्तु केंद्रित, ये भी नहीं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक केंद्रित सिर्फ उसमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित हो। आजकल ये भी आया है आरटी 2009 के बाद में कि बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कौन सा विकास? सर्वांगीण। और सर्वांगीण विकास मतलब देखो, सर्वांगीण विकास की अगर बात करें तो सर्वांगीण विकास बालकों के सभी पक्षों का, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी पक्षों का। तो बालकों के सभी पक्षों का विकास होना चाहिए। और सर्वांगीण विकास के लिए देखो बाल केंद्रित शिक्षा ही उपयुक्त है। कौन सी? बाल केंद्रित। और सामान्य केंद्रित कोई होता नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये ऑप्शंस के अनुसार आता है, वैसे पेटीटी में आता है ना, तो पेटीटी में इसको 0 देता हो, फिर 1 2 3, लेकिन अपने बेस्ट में ओनली 3 नंबर मिलते हैं क्वेश्चंस के। कितने? हाँ, अपने कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को पहले समझा करो, पढ़ा करो, फिर उसके आंसर तक पहुंचो। बस ये अपने अंदर
याद रखना जो पढ़ा है इससे ही तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बाकी ऐसा रटा रटाया छपे छपे ऐसा नहीं आता। हाँ, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय हिंदी में पूछते हैं ना, संधि बता दो, इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है कि समझ डेवलप होनी चाहिए, हर चीज़ को समझ के आधार पर जाएगा क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। अभी मॉडल पेपर में देखना आप, जो बच्चा मॉडल पेपर ये सब कुछ सोल्व करता रहेगा और लास्ट ईयरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देखेगा, उनको सोल्व करेगा और समझेगा, वो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेटर करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ में, ठीक है। बाकी जो पढ़ाया है उस कंटेंट को भी पूर्ण विश्वास के साथ अच्छे से पढ़ो। आगे बात समझ, चलो कर लो नोट, इसको कर लिया, नोट कर लो जिसने, यहाँ कर लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन और लिखो भाई। देखो, संप्रेषण प्रक्रिया के समय, लिखो एक क्वेश्चन जो, संप्रेषण प्रक्रिया के समय ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया के समय ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया के समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन एक लिखो, संप्रेषी की आर्थिक स्थिति का, 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 बी संप्रेषी की मन की स्थिति का, संप्रेषी की शारीरिक स्थिति का, या डी संप्रेषी की मनोशारीरिक स्थिति का। चलो देखो इसको, संप्रेषण प्रक्रिया के समय ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषी की आर्थिक स्थिति का, संप्रेषी की मन की स्थिति का, संप्रेषी की शारीरिक स्थिति का, संप्रेषी की मनोशारीरिक स्थिति का। बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी। डी सही है क्या? सही है, अच्छी बात है, डी ही सही है। ठीक, ध्यान रखना। देखो, आर्थिक स्थिति कुछ नहीं होती है ना, ऐसा कुछ नहीं कि भाई आर्थिक स्थिति सही होना चाहिए, है ना, उसी को बढ़िया समझ में आएगा, और जिसको आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, मन की स्थिति, हाँ थोड़ा बहुत सही मान सकते इसको, है मन की स्थिति सही हो। फिर अपन अगले ऑप्शन पे गए, यार ये भी सही हो सकता है, शारीरिक स्थिति ये भी सही होना चाहिए। हाँ, एक तो वो बीमार हो व्यक्ति, वो पढ़ नहीं सके और उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हो टीचर, तो शारीरिक स्थिति। और मनोशारीरिक यानी संवेगात्मक रूप से, उसके संवेगात्मक रूप से, मन की स्थिति के रूप में और शारीरिक रूप में, वह एक स्वस्थ व्यक्ति। इसलिए मनोशारीरिक स्थिति का या मनोसामाजिक स्थिति का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी और क्वेश्चंस अपन टेस्ट में दे देंगे आपको, ठीक है, टेस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे आपको। चलो एक दो क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ छोटे, ठीक है, लिख लो। देखो, संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत किसका होना अति आवश्यक है? संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत किसका होना
अति आवश्यक है। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत किसका होना अति आवश्यक है। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत किसका होना अति आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लिखो, विश्वसनीयता। ऑप्शन ए विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। सर्वव्यापकता, सी निष्पक्षता, डी प्रोक्त सभी। बताओ इसका सही आंसर। संप्रेषण की प्रक्रिया में किसका होना अति आवश्यक है? किसका रहेगा? अरे किसका रहेगा? विश्वसनीयता, सर्वव्यापकता या निष्पक्षता? कंफ्यूजन हो गया ना। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, ए वाले कितने हैं? जिस जो ए की सिर्फ ए के बारे में सोच रहे हैं, यानी विश्वसनीयता। चलो अगर मैं यहां दे देता हूं, नहीं ये सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। बताओ। अच्छा, बी वाले कितने हैं? बी वाले, सी वाले, अरे बिल्कुल बिंदास हो गए अपना ऑप्शन। अरे वहां पे तो दोगे ना, ऐसे समझ लो कि यही देना है, यही पेपर परीक्षा में है ट्यूशन। ठीक है, बताओ कौन सा रहेगा? ए बी सी डी में से डी, सी, डी। अच्छा, सभी उपरोक्त सभी पे जा रहे हो ना? सही है, एकदम राइट आंसर यही रहेगा। देखो ध्यान रखना, विश्वसनीयता का मतलब होता है कि जैसे किसी कार्य को करने में विश्वसनीयता हो। ठीक है, हाँ, विश्वसनीयता होना बहुत जरूरी है। एक वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता और निष्पक्षता, ये 4 शब्द होना बहुत जरूरी है। मूल्यांकन में पढ़ेंगे, मूल्यांकन वाले में पढ़ा दूंगा मैं, सीसी में इसको पढ़ा दूंगा वहां पे ना, वहां से रिलेटेड हो जाएगा ये। देखो ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जुड़ जाते हैं आपस में। तो ये निष्पक्षता, व्यापकता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता और वैधता, ये सभी मूल्यांकन की विशेषताएं। और देखो ये संप्रेषण की प्रक्रिया से मूल्यांकन भी होता है। इसे मौखिक संप्रेषण के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जा रहा हो, इंटरव्यू वगैरह, तो ये सब संप्रेषण होता है। ठीक है, तो देखो विश्वसनीयता भी होना जरूरी है, सर्वव्यापकता और निष्पक्षता। तो आंसर कौन सा सही रहेगा? उपरोक्त सभी। आगे बात में अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो, यानी हाँ, कौन सा विकल्प संप्रेषण से संबंधित नहीं है? बोला लिखो इसमें। हाँ, सही नहीं। देखो सबसे पहला यह एक पारस्परिक
पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शंस बी लिखो। यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सी, यह स्थिर प्रक्रिया है। अगला डी, यह मनोशारीरिक प्रक्रिया है। बताइए आंसर इसका। हाँ भाई, कौन सा सही रहेगा? हाँ, सही नहीं है, ध्यान रखना, सही नहीं है, यानी जो गलत है। हाँ, सी एकदम सही आंसर है तुम लोगों का। वेरी गुड। देखो, पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, किसी उद्देश्य की सहायता से लक्ष्यों की और बढ़ने की प्रक्रिया है, मनोशारीरिक प्रक्रिया है। तो स्थिर प्रक्रिया नहीं होती, यह लगातार चलती रहती है, लगातार चलने वाली, जब तक प्रतिपुष्टि सकारात्मक प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो आगे बात समझ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी 10, 15, 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं तुम्हारे से टेस्ट होगा ना, टेस्ट वगैरह में इसमें डलवा देंगे, उसमें से देख लेना, करवा देंगे। और फिर इसको जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट रहेगा क्लास में ही अपन उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को मैं ऐड करूंगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे संप्रेषण में कौन सी बाधा नहीं होना चाहिए, ये तो अपन सब कर सकते हैं। संप्रेषण का बाधक क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व के घटक कितने होते हैं, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, ठीक है, कौन सी भाषा से लिया गया है, ये तो कहीं ना कहीं तुम लोगों को पता ही है, पता है ना। बताओ, कम्युनिकेशन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया? अच्छा, कौन है जो आज ही बैठे क्लास में? ऐसे कितने हैं जो सिर्फ आज ही बैठे? आज ही आए हैं, आज ही आए ना, आज के पहले कभी नहीं आए क्लास में, कोई बात नहीं, है ना। सीख जाएंगे अपन, वहीं से स्टार्ट करेंगे, सिखाएंगे सब। वेरी गुड। बढ़िया है। देखो, अच्छी बात है। कहीं मतलब बालकों के अंदर जिज्ञासा होती है, छोटे बच्चे जिज्ञासा होते हैं, ज़्यादा जिज्ञासा, उनके अंदर प्रबल इच्छा होती है, हाँ, पढ़ने की, कोचिंग जाने की, ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें। पर जब वो खुद जाना स्टार्ट करते तब उनको, जैसे फिर वो बड़े होते जाते तब लगता है। पहले तो मम्मी के साथ, पापा के साथ कहीं पे भी जाना, घूमना, वो सब चीज़ें अच्छी लगती। ठीक है, तो देखो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला है अपना दूसरा टॉपिक रहेगा सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक संवेदनशीलता। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक संवेदनशीलता। देखिए इधर, सोशल मैच्योरिटी, या सोशल सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, ठीक है, सोशल सेंसिटिविटी और सोशल मैच्योरिटी। देखिए, अब एक बात, पहले इसको कंप्लीट अपन पढ़ेंगे पूरा, पर इसके पहले मैं तुम्हें बता दूं, हमने जो अपना लास्ट अभी जो टॉपिक कंप्लीट किया है, संप्रेषण, ध्यान रखना उसमें एक तो अर्थ की बात। अर्थ क्या होता है भाई? कॉमन या सामान्य बनाते हुए समझ स्थापित करना, कॉमन या सामान्य बनाते हुए समझ स्थापित करना।
अर्थ पढ़ लेना, परिभाषा पढ़ लेनी है, उद्देश्य पढ़ लेनी है, उद्देश्य, विशेषताएं, संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व घटक, ठीक है। और क्या पढ़ा अपन ने इसमें, बाधाएं, उसके पहले महत्व भी पढ़े, ठीक है, और सिद्धांत पढ़े, ठीक है। तो उद्देश्य, विशेषताएं और सिद्धांत, ये सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है तुम्हें, ध्यान रखना है। हाँ, एक बार पढ़ लेना है, बाकी तुम्हें याद हो गया, मुझे पता है, ठीक है। तो देखो इधर सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक संवेदनशीलता क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समाज, सबसे पहले बात करते हैं समाज की। समाज क्या होता है भाई, क्या होता है समाज, सोसाइटी। सोसाइटी जो होती है ना, देखो जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हम निवास करते हैं, हाँ, वह पर्यावरण, ये वो माहौल जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे आसपास के लोग रहते हैं, आस पड़ोस के व्यक्ति रहते हैं, है ना, और साथ में कुछ परंपराएं, रीति रिवाज आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये होता है। देखो वह क्षेत्र जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का समूह विशेष निवास करता है, ठीक है, समूह विशेष निवास करता है। जैसे हमारा एक परिवार होता है और बहुत सारे परिवार मिलकर के एक समाज, सोसाइटी का निर्माण करते हैं, समुदाय का, ठीक है। और वहाँ पर आपस में जुड़ी हुई रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, वो सभी आपस में जुड़ी हुई होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो वो होता है समाज, वो होता है क्या, समाज। अब देखो समाज में जब बच्चा, जो बालक होते हैं, जो बालक जो होते हैं समाज में धीरे धीरे क्या होता है, परिपक्व होते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे, तो हम भी जब छोटे बच्चे थे तो हमें भी सामाजिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी ना। हम सामाजिक गुणों के बारे में या सामाजिक परंपराओं के बारे में या रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानते थे जब हम शेषावस्था से में थे। फिर हम बाल्यावस्था में आए, फिर हम किशोरावस्था में आए, फिर प्रौढ़ावस्था में आए धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो हर अवस्था में हमने धीरे धीरे सामाजिक गुणों को सीखने का प्रयास किया या सामाजिक गुणों को सीखा। सामाजिक गुणों को क्या किया अपन ने, सीखा। हाँ, छोटे बच्चे को यदि अपन सिखाते हैं, जैसे ये छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है ना, हाँ वेरी गुड। हाँ, तो छोटे बच्चे को जब घर वाले सिखाते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को सीखता है ना कि हाँ ये वो है। उसको अपन कहेंगे, जैसे बच्चे ने आपसे आपके चुप के आपके पर्स से 10 का नोट चुरा लिया, ठीक है, माना कि, तो अब चुरा लिया तो आप क्या करोगे, बच्चे को समझाओगे ना। तो बच्चे को समझाने के लिए क्या कहोगे कि बेटा अगर चोरी करने से पुलिस पकड़ के ले जाती है, चोरी करने वाले को पुलिस पकड़ के ले जाती है, जो चोरी करता है उसको कौन पकड़ के ले जाती है, पुलिस। तो बच्चे ने सोचा कि भाई पुलिस क्या होती है, तो मम्मी से पूछेगा कि पुलिस क्या है, ठीक है, मम्मी पापा किसी से पूछेगा पुलिस क्या होती है, फिर वो बताएगी कि बेटा पुलिस वो होती है जो कोई भी चोरी अपराध जो करते हैं उनको दंड देती है, उनको क्या करती है, दंड देती है। तो बच्चे उस चीज़ के प्रति अपनी इमेज बनाएगा, सोचेगा, ठीक है, हाँ, और फिर आगे से ध्यान रखेगा, सीख लिया उसने इस चीज़ को। तो समाज में एक जुड़ी हुई परंपरा है, रीति रिवाज है, ये सभी या कोई भी नैतिक गुण है, इन सभी को वो क्या करता है, धीरे धीरे सीखता है और सीखता रहता है जीवन में, ठीक है। हाँ, तो ये होती है सामाजिक परिपक्वता कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति या बालक के द्वारा समाज के बनाए गए रीति रिवाज, कायदे कानून व परंपराओं को, रीति रिवाज, कायदे कानून व परंपराओं को सीखते हुए अपने जीवन में धारण कर लेना, सीखते हुए अपने जीवन में धारण कर लेना, यह क्या होती है, सामाजिक परिपक्वता। आगे बात समझ में, इसका अर्थ समझ में आ गया ना क्या होती है, ठीक है। हाँ, तो लिखो सबसे पहला अर्थ, सबसे पहले अपन लिखेंगे सामाजिक परिपक्वता का अर्थ। अर्थ लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अर्थ में लिखो सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है कि, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है कि
समाज के द्वारा समाज के द्वारा समाज के द्वारा समाज के द्वारा बनाए गए कायदे कानून कायदे कानून रीति रीति रिवाज व परंपराओं परंपराओं रीति रिवाज व परंपराओं परंपराओं को परंपराओं को व्यक्ति व बालक व्यक्ति व बालक द्वारा सीखते हुए अपने जीवन में धारण करना अपने जीवन में धारण करना। ठीक है, धारण कर अपने जीवन में धारण करना। ठीक है, तो ये अर्थ की बात हो गई कि समाज के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज और परंपराओं को अपने जीवन यानी कोई भी रीति रिवाज हो, जैसे कोई भी रीति रिवाज, परंपराएं, कायदे, कानून को व्यक्ति